चलो अच्छा, हम लोग अभी टैक्स को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टैक्स को देखो एकदम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। 1-1.5 घंटे में आराम से हम लोग पूरा इसको कवर कर सकते हैं। आपको एकदम सिंपल और इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने आप लोग को लेक्चर में काफ़ी लेट कर दिया, ठीक है। लेक्चर हो नहीं पाया, मैंने ट्राई बहुत किया, बट ठीक है अभी भी ठीक नहीं, बट मैं आप लोग को सिखा देता हूँ यहाँ पर। अभी देखो चाहे यहाँ पर क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है। एक आपको जो अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको आपको पढ़ के पास होना है, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। जिसको आपको पढ़ के पास होना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जो क्वेश्चन करना है वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम करना है। अभी इसको मैं शॉर्ट में जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बाद में सब एकदम लास्ट में करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 3 कॉलम होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, खर्चे सब दिए हुए रहते हैं। जो भी आपको डिटेल दिया रहेगा, ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, सेम टू सेम सब ट्रांजेक्शन को यहाँ पर कॉपी कर लेने का। अभी इसके अंदर 3 टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। 3 टाइप के ट्रांजेक्शन मतलब एक यहाँ पर होता है रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस होता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस होता है। अभी इसमें ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि कोई भी इनकम यदि इनकम अर्न एंड रिसीव इन इंडिया, अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में हम लोगों ने कोई इनकम अर्न कर, इंडिया से कोई इनकम हम लोगों ने कमाया या इंडिया में रिसीव किया, तो ऐसी इनकम को तीनों से कॉलम में लिखने का। ऐसा कुछ नहीं करने का बच्चा, 3-4 सम लेने का, उसको पढ़ने का, सिर्फ ये समझने का क्योंकि इनकम हम लोगों ने इंडिया में रिसीव कर रहे हैं या इंडिया के बाहर रिसीव कर रहे हैं। लास्ट के 5 ईयर्स का पेपर दिया वो मैं ऑलरेडी, तो 5 साल के जो पेपर है उसके, ठीक है, जो इनकम आपका है, इनकम अंडर रिसीव इन इंडिया, ऐसे वाले जो सम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, वो चेक कर लेने का। तो कोई इनकम जो हम लोग इंडिया में अर्न कर रहे हैं और इंडिया में रिसीव कर रहे हैं तो तीनों में आएगा। अभी कोई बिजनेस हमारा बिजनेस आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल, बिजनेस आउटसाइड इंडिया लेकिन कंट्रोल हम लोग इंडिया से कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल हम लोग इंडिया से कर रहे हैं। कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं? इंडिया से। यदि हम लोग ने इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसको 2 कॉलम में लिखना है। सिर्फ कितने में लिखने का? 2 कॉलम में लिखने का। बिजनेस मेरा बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन कंट्रोल यदि इंडिया से कर रहे हैं तो 2 कॉलम में लिखने का। थर्ड यहां पर होता है इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। मतलब आपने इनकम को अर्न भी किया आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया किया, तो ऐसी इनकम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम में। अभी आपको करना क्या होता है, जो भी आपके ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे सब में सेम टू सेम कॉपी करना होता है। सिर्फ आप चेक कर लेने का कि इनकम इंडिया से अर्न किया क्या या इंडिया से में रिसीव किया क्या, तो तीनों कॉलम में लिखने का। बिजनेस यदि आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो 2 कॉलम में लिखने का। बिजनेस अभी कोई भी इनकम यदि अर्न आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले कॉलम में लिखने का। सिर्फ ऐसे क्या करने का, 4-5 सम निकाल के चेक कर लेना। हाँ, इसमें पास्ट के जो अनटैक्सेबल प्रॉफिट होता है नहीं आता है। पास्ट के अनटैक्सेबल प्रॉफिट यदि ब्रॉड कर रहे हैं, इंडिया में ला रहे हैं, नहीं आता। इंडियन एग्रीकल्चर से कोई इनकम रहेगा तो नहीं आता, ठीक है। बाकी सब इनकम यहाँ पर आता है। तो इस टाइप के जो सम रहेंगे 1-2 बार देख लेना, लास्ट में हम लोग इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के एक सम आपको एग्जाम में मिनिमम 10 मार्क का आएगा। अदरवाइज 20 मार्क आपका कहीं पर नहीं गया है। जस्ट प्रैक्टिस करने का 2 मिनट में 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा आपको चैप्टर पढ़ना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के सम भी अलग से आते हैं यहाँ पर। सिर्फ आपको यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखना रहता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब होता है कि कितने में हमने सेल किया, ठीक है। सेल्स का वैल्यू लिखना रहता है, इसमें से लेस करने का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब होता है खरीदने का वैल्यू। यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखने का कि कोई भी घर हम लोग ने 1 अप्रैल 2001 के पहले हम लोग ने खरीदा है,
तो सब में उसका फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू रहता है और जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू रहता है और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहता है, दोनों में से जो हायर रहता है वो लेने का। और यहाँ पर क्या करने का, कौन सा, अभी यहाँ पे देखो तो इसमें क्या करना रहता है, जो आपको कॉस्ट दिया रहेगा, ठीक है, जो आपको कॉस्ट दिया रहेगा, ठीक है, या एफएमपी दिया रहेगा, एफएमपी इनटू करने का, जो आपको अमाउंट दिया रहेगा वो लेने का। और जो हमारा करंट ईयर का सीआईए 331 सेशन है सीआईए, तो यहाँ पर ऊपर हमेशा याद रखना बच्चा 331 लेने का। और जिस साल का 2001 का यदि एफएमपी का आपको दिया रहेगा तो वो अमाउंट लेने का, मल्टीप्लाई करने का, जो अमाउंट रहेगा यहाँ पर लिख देने का। ऐसे यदि हम लोगों ने घर को इम्प्रूवमेंट किया है तो उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का अमाउंट लेने का। और आपके एग्जाम में 331 ही रहेगा, डिवाइड करने का, जैसे 2007-8 में हम लोग ने या 2007 में इम्प्रूवमेंट किया तो उस साल का सीआईए नंबर आपको सब में दिया रहेगा, इन नीचे लिखने का, मल्टीप्लाई करने का, अमाउंट लिख देने का। फिर ये दोनों का अमाउंट का टोटल लेके इसमें से माइनस कर देना, आपको कैपिटल गेन आ जाता है। फिर इसमें से यदि आपने कोई नया घर खरीदा है तो उसको माइनस कर देने का, किसी बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको माइनस कर देने का। तो एक सम इस टाइप का, एक सम इस टाइप का कंफर्म आएगा। तो ये दोनों चैप्टर सिंपल है तो इसको बाद में करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कंप्यूटेशन। वो पुराना वाला जो घर को बेच रहे हैं, वो जो खरीदे रहते हैं, वो अमाउंट रहता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस घर को मैंने बेचा उसको कितने में खरीदा था, बेच के जो पैसा है उसको, हाँ, जिस घर को बेचा मैंने वो कभी न कभी तो हम लोग खरीदे रहेंगे, तो जब खरीदे तो वो जो अमाउंट रहेगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेते हैं। यदि 2001 के पहले खरीदे रहेंगे तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपको सब में दिया रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आते बच्चा नेक्स्ट चैप्टर आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अभी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर से भी 3 सम आएंगे। सिंपल बच्चा, मैं बोला हूँ टैक्स आपको आराम से, ठीक है, समझेगा, इजीली कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे याद रखना, इसके अंदर 3 टाइप के सम आएंगे। सैलरी आएगा, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहेगा, प्लस डिडक्शन करके आएगा। या तो फिर यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहेगा और डिडक्शन रहेगा। या थर्ड यहाँ पर आ जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रहेगा और डिडक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है स्टूडेंट कि हम लोग को कोई भी सम सॉल्व करने बैठेंगे तो उसके अंदर हम लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिडक्शन आने वाला है। कोई भी सम करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिडक्शन आने वाला है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाले के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सीखेंगे और डिडक्शन सीखेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सीखेंगे और डिडक्शन सीखेंगे, क्योंकि हर एक सम उससे रिलेटेड है। तो ये सीखने के बाद इसके एक एक सम हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर ये सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल टैक्स बच्चा, आज भी पढ़ के आप 70-80 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कुछ रहता नहीं है, सबको ऐड ही करना रहता है। कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मेट बेस। आप लोग को इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से सम आता है, ठीक है। ये सब मैंने कोई सम नहीं सॉल्व करा है, जस्ट मैंने बताया कितने मेथड्स के सम एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनकम फ्रॉम स्कोप ऑफ टोटल इनकम और कैपिटल गेन करेंगे। इस सब का मैंने शॉर्टकट इसलिए बता दिया कि एक बार यदि आपको ट्राई करना रहेगा, चेक करना रहेगा, आपको लगता है कि ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, शॉर्टकट में समझना है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, स्कोप सॉरी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे देखना अच्छा, अभी हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर क्या करने वाले हैं। यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो रहेगा उसके अंदर 3 पार्ट्स है, मिनिमम 3 है, ठीक है। कभी कभी इनका सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी भी साथ में आ सकता है, ठीक है, बट मिनिमम 3 तो आएगा ही आएगा। सैलरी की इनकम होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है,
अदर सोर्स होता है, और फिर क्या होता है यहाँ पर इसके टोटल होते हैं, इसमें से हम लोग लेस करते हैं लेस डिडक्शन, तो डिडक्शन के, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को यहाँ पर होता है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये दोनों की इनकम का टोटल होता है, इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन। बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, और जिसका जो टोटल आता है इसमें से लेस करते हैं हम लोग डिडक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग को तीनों केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा ही आएगा हम लोग को, और डिडक्शन आने वाला है, ठीक है, कंपलसरी में आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स देखेंगे, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के साथ में डिडक्शन देखेंगे, फिर ये दोनों को मैच करके सैलरी के साथ कैसे सम आता है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब समझ लो बच्चा, यहाँ पर इसका फोटो भेज दो बच्चा ग्रुप में। लाइट आओगे अंदर दिखेगा नहीं आएगा, देख बोला था अंदर आए चलो भाई तुम बड़ा ए बिंदे काम मत करो। अभी देखो चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब क्या होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर याद रखना बच्चा, ऐसी इनकम जो न तो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होती है, ऐसी इनकम जो न तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होती है, ऐसी इनकम जो न तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होती है। तो जो भी बची कुछ इनकम रहती है, ठीक है, मतलब जो किसी भी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होती है। तो इसके अंदर आता है इंटरेस्ट, ठीक है, आपको मेन याद रखना है इंटरेस्ट जो रहता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट्स होता है। से वो आएगा तो उसको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ठीक है, हम लोग सिर्फ जो कल के एग्जाम में आने वाला है उसके बेस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये आएगा, इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, इसके कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होते हैं यहाँ पर। यदि आपको 3,500 मैक्सिमम कितना 3,500 रुपये यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि इंटरेस्ट से ये इनकम आया, ठीक है, इनका इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट रहेगा, जितना भी अमाउंट रहेगा उसमें से 3,500 माफ होता है हम लोग का, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। तो सर कोई भी एग्जाम आएगा 3,500 लिखने का वहाँ पे मैक्सिमम 3,500 माफ होता है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, ठीक है, चाहे वो इंडियन कंपनी रहे चाहे फॉरेन कंपनी रहेगा, टैक्सेबल होता है। इसके अलावा यदि आपको इंटरेस्ट ऑन पीएफ में मिला तो जो भी अमाउंट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट मिला पीएफ में तो एग्जेम्प्ट होगा, उसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देने का। और इसके अलावा यदि एलआईसी की मैच्योरिटी होने पे आपको पैसा मिल रहा है, एलआईसी मैच्योरिटी का अमाउंट आपको रिसीव होगा, ठीक है, अमाउंट रिसीव, तो जो भी अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है, तो ये इसका तो नील हो जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल। ऐसे ये भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा सब लेटिंग रेंट हो गया कोई, इसका एग्जाम का अमाउंट क्या है इसका? किसका जितना भी मिलेगा पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट रहता है। सब लेटिंग यदि आपने रेंट है, कुछ आपने किसी से घर को किसी से लिया है और उस घर को आपने किसी और को रेंट पे दे दिया तो इसके अंदर टैक्सेबल होता है।
लेकिन इसमें से आप जितना भी रेंट पेमेंट करोगे, रेंट को माइनस कर देने का, जितना आपने पेड किया है बाकी अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, कोई भी मशीन को यदि कोई असेट्स को रेंट किया, तो असेट्स को रेंट किया, असेट्स का रेंट है और उसके ऊपर कोई एक्सपेंस हुआ, ठीक है, लेस कोई एक्सपेंस रहेगा माइनस कर देने का, ठीक है, कोई, ठीक है, कोई यहाँ पर असेट्स को आपने रेंट किया, यदि उसके कोई एक्सपेंस रहेंगे, ठीक है, तो माइनस कर देने का, और बचे हुए आइटम मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ऐसे जो भी बच्चा इनकम फ्रॉम अदर्स है, जैसे आपने लॉटरी से इनकम जीता तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आइटम बता देता हूँ जो इसके अंदर आता है। आपको आ सकता है गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम किसके भी रहेगा तो अदर रिलेटिव, रिलेटिव फ्रेंड लोग रिलेटिव से रहेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, मतलब पूरा माफ रहता है, जो अमाउंट मिलेगा लेस कर देने का, ठीक है, लेस एग्जेम्प्ट। जो भी आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा उसको यहाँ पर माइनस कर देने का और आउटर कॉलम में लिख देने का, मतलब आउटर कॉलम में नील अमाउंट आएगा गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव यदि मिला तो। फ्रेंड से गिफ्ट मिला तो सिर्फ मैक्सिमम 50,000 माफ होता, कितना, अप टू 50,000। यदि 50,000 से ऊपर गिफ्ट मिला तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ये सब आइटम इसके अंदर आता है, फिर इसका टोटल मान लेते हैं सबका। इसके अंदर एक और फैमिली पेंशन याद रखना है, फैमिली पेंशन। अभी ये सब कहाँ पर, यदि मान लो आपको लगता है कि सर मुझे बुक से पढ़ना, ठीक है, बुक में दिखना चाहिए कहाँ पर है, तो आप इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले चैप्टर में जाना, न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ जहाँ पर ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको वहाँ पे जाके आपको अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बट पढ़ना रहेगा तो आप लोग पढ़ सकते हो। पेज नंबर 248 पे है, ठीक है। उसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर यदि फैमिली पेंशन, ठीक है, आपके फैमिली पेंशन मतलब होता है जैसे किसी का डेथ हो गया तो उसके घर वालों को पेंशन मिलता है, क्या, या तो कोई आर्मी से रिटायर हुआ है तो उसको पेंशन मिलता है, ठीक है, या आर्मी से कोई रिटायर हुआ, ठीक है, उसको पेंशन मिलता है। याद रखना चाहिए, यदि कोई फौज वौज वाले को पेंशन मिलता है तो माफ रहता है, ठीक है। इसके अलावा अदर कोई फैमिली पेंशन है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्राइटेरिया होता है, ठीक है, फैमिली पेंशन के लिए। तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ रहेगा, ठीक है, 1/3 और 15,000, ठीक है, जो लिस्ट ऑफ दी अबव, लिस्ट ऑफ दी बिलो, ठीक है, जो तीनों में से कम रहे, दोनों में से कम रहेगा वो माफ रहेगा। लिस्ट ऑफ बिलो कौन कौन से कम आइटम, मैक्सिमम 15,000 और 1/5 है कि 1/3 है, 1/3, ठीक है, 1/3 जो रिसीव हुआ रहेगा, ठीक है, 1/3 अमाउंट ऑफ रिसीव। ये तीनों में से, दोनों में से जो कम रहेगा वो माफ होता है फैमिली पेंशन में। जैसे आपको 10,000 रुपये मिल रहा है और वो उसका 1/3 होता है 3,000, तो 3,000 माफ हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना कि यदि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड मिलता है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा यदि कोई और कहीं और से अभी अवार्ड मिला तो पूरा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर यही है बच्चा, ठीक है। इससे जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है, मैं फोटो भेज देता हूँ। इसके बाद हम लोग डिडक्शन पढ़ेंगे, फिर फटाफट सम सॉल्व कर लेंगे। मेन यही 2 चैप्टर है यहाँ पर, डिडक्शन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए इतना पढ़ के जाओ, कल के लिए आराम से हो जाएगा आपका। चलो अच्छा, अभी हम लोग डिडक्शन देखते हैं, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम से बच्चा आप लोग को कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसका वीडियो बना के आप लोग को दे देता हूँ, क्योंकि टाइम जा रहा है, इसमें काफ़ी वेट करना पड़ रहा है और लास्ट डे है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोग का, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसके वीडियो बना के हर एक चैप्टर का दे देता हूँ आप लोग को। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बाद आपको याद रखना अच्छा है, यहाँ पर हर एक सम के अंदर डिडक्शन आने वाला है। इस डिडक्शन को हम लोग बोलते हैं
डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब 6A के अंदर जो डिडक्शन है उसको हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये डिडक्शन जो रहता है वो सब में आपको दिया रहता है कि आपने खर्चे कहाँ पे किए हैं और उसके सेक्शन के साथ आपको याद रखना पड़ता है। यदि आपको बुक की बात करूँ, पेज नंबर तो आपको यदि जाके पढ़ना है तो आप लोग पेज नंबर 274 पे पढ़ सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 274 पे जाके डिडक्शन सब आपको दिया हुआ डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं। तो पहला सेक्शन आता है 80C। अभी 80C का सेक्शन कैसे याद करने का कि लोग कंजप्शन करने के बाद, खाने पीने के बाद लोग क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो 80C के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट आता है। यदि यहाँ पर जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप LIC में पैसा डालते हो, ठीक है, LIC प्रीमियम भरते हो तो आप इसके अंदर डिडक्शन ले सकते हो। आपने PF में कंट्रीब्यूशन किया है, इसके अंदर आप डिडक्शन ले सकते हो। इसके अलावा आपने होम लोन रीपेमेंट किया, ठीक है, होम लोन रीपेमेंट किया। ए म्यूट रखो बच्चा, म्यूट रखो, कोई किसी का अनम्यूट है, ठीक है। होम लोन को रीपेमेंट किया इसके अंदर आता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर और भी बहुत सारे आइटम बुक में दिए हुए, ठीक है बच्चा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर धन रक्षा, जीवन रक्षा, जीवन धारा, ये सब प्लान होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के। ये सब में आपने कहीं पर भी पैसा डाला, ठीक है, या हम लोग ने ये NSC में दिया, ठीक है, NSC में आपने पैसा डाला तो ये सब में पैसा डालने पे 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है। मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पर 1,50,000। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सब में पैसा अपना 1,50,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरा सेक्शन आता है 80CCC आता है, ये इसका ही भाई है, ठीक है। आप या तो इसमें पैसा डालो या तो इसमें पैसा डालो, ठीक है, इसका ही भाई है। तो आप इसमें डालोगे तो भी सेम मिलेगा, इसमें डालोगे तो भी। ये LIC पेंशन प्लान के लिए रहता है, LIC पेंशन प्लान। आपने LIC पेंशन प्लान लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अभी इसका और इसका दोनों को मिला के मैक्सिमम आपको 1,50,000 है। क्यों? क्योंकि दोनों दोनों भाई है, ठीक है। 80C 80CCC क्या है, भाई है। तो इसका भी 1,50,000 है। या तो आप पूरा पैसा LIC प्लान में डाल दो, ठीक है, पेंशन प्लान में डाल दो तो भी 1,50,000 ही मिलेगा। या आप थोड़ा थोड़ा करके ये सब जगह इन्वेस्टमेंट करो तो भी मैक्सिमम 1,50,000 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिमिट है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आता है बच्चा वो आपका आता है यहाँ पर 80D। डी से आता है दवा लेना, ठीक है, बीमार इंसान रहता है, ठीक है, दवा लेने का काम करता है, ठीक है। तो दवा से, डी से ऐसे याद रखना, डी से क्या होता है, दवा होता है। दवा, इंसान जब बीमार पड़ता है तो उसके लिए क्या करता है, मेडिक्लेम कराता है, ठीक है। बीमार होता है उसके लिए मेडिक्लेम लेता है। तो मेडिक्लेम यदि आपने लिया है तो मेडिक्लेम के लिए आपको लिमिट है यहाँ पर, मेडिक्लेम यहाँ पे, ठीक है, मेडिक्लेम यदि आपने लिया, लेकिन आपका पेमेंट जो है अदर देन कैश होना चाहिए। अदर देन कैश मतलब क्या, कैश को छोड़ के पेमेंट होना चाहिए, ठीक है, अदर देन कैश रहना चाहिए। पेमेंट अदर देन कैश होना अदर देन कैश होना चाहिए, ठीक है। कैश के अलावा आप किसी और से पेमेंट करो चलेगा, ठीक है। तो किसी और से आपने पेमेंट किया, किस चीज़ की पेमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर आप लोग पेमेंट सेल्फ का, खुद का कर सकते हो, स्पाउस का, ठीक है, अपने वाइफ या हस्बैंड, ठीक है, स्पाउस का कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा आप अपने चिल्ड्रन का पेमेंट कर सकते हो। पेज नंबर क्या है उसका? पेज नंबर बच्चा यहाँ पर 275, ठीक है। 80D से याद रखना, डी से दवा होता है, दवा के लिए मेडिक्लेम हम लोग लेते हैं, ठीक है। आपने मेडिक्लेम लिया तो 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। यदि आपने लिया तो यहाँ पर रुपीज़ मैक्सिमम 25,000 है, मतलब आपने 20,000 भरा तो 20,000 रुपये ये छूट मिलेगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिल सकता है, 25,000 मिल सकता है। इसके अलावा आपने पेरेंट्स का आपने लिया, पेरेंट्स का आपने लिया तो आपको 25,000 रुपये और मिलेगा। यदि कोई इसमें सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन है, कोई सीनियर सिटीजन रहेगा तो उसके लिए 25,000 रुपये एडिशनल है, ठीक है, एडिशनल है। तो आपको याद कैसे रखना है, 80C जो रहता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। कहीं पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो उसके अंदर आएगा मेडिक्लेम, ठीक है, लिया मेडिकल लिया, मेडिक्लेम लिया तो 80D के अंदर आता है दवा ववा के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को आता है, नेक्स्ट आता है जो सेक्शन है वो आपका आता है 80DD।
आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि 80 डबल डी जो रहता है ना, वो डिपेंडेंट डिसेबल रहता है। डिपेंडेंट डिसेबल, आपके ऊपर कोई डिपेंड करता है, ठीक है, आपके ऊपर कोई डिपेंड करता है तो इसके अंदर आ जाता है डिपेंडेंट डिसेबल के ऊपर, डिपेंडेंट डिसेबल। अभी मैं इसको, ये तो मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डिसेबल, डिपेंडेंट डिसेबल कोई रहेगा तो 80 डबल डी के अंदर मिलता है। मतलब आपने किसी ऐसे इंसान का देखभाल कर रहे हो जो हैंडीकैप है, ठीक है, कोई हैंडीकैप पर्सन का आप देखभाल कर रहे हो और वो हैंडीकैप, ठीक है, अप टू 40% रहेगा। यदि वो हैंडीकैप अप टू 40% रहेगा तो उसको नील अमाउंट, मतलब कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। आप जिस पर्सन का हैंडीकैप का देखभाल कर रहे हो यदि 40% से लेकर 80% के बीच में रहेगा तो इसको 75,000 डिडक्शन मिलता है। यदि आपने जिस पर्सन का देखभाल कर रहे हो वो 80% के अबोव है तो 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। तो ये सब आपको अमाउंट याद रखना है। यदि आपको सब में दिया रहेगा कि आप किसी डिपेंडेंट पर्सन का देखभाल कर रहे हो, उसके ऊपर कोई खर्चा किए, तो आपको वो अमाउंट को इग्नोर करके ये अमाउंट आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, कि कितना परसेंट वो पर्सन डिसेबल है। एक आता है बच्चा यहाँ पर, क्या हुआ बच्चा, बोल, हेलो, इसके अलावा आता है 80 ई से एजुकेशन होता है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ठीक है। आपने इंटरेस्ट भरा, ठीक है, एजुकेशन लोन में, तो ई से इंटरेस्ट से एजुकेशन होता है। आपने इंटरेस्ट भरा एजुकेशन लोन पे तो कितना भी अमाउंट, ठीक है, पूरा अमाउंट आपको डिडक्शन मिल जाता है। आप जितना भी अमाउंट भरोगे पूरा का पूरा आपको छूट मिल जाता है किसके अंदर, 80 ई के अंदर। इसके अलावा एक सेक्शन आता है 80 TTA, थोड़ा थोड़ा अकाउंट में रखने का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहाँ पे रखने का, अकाउंट में रखने का। जब हम लोग थोड़ा थोड़ा अकाउंट में रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग। क्या बोलते हैं, सेविंग। तो यदि आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर, सेविंग पे, थोड़ा थोड़ा अपने अकाउंट में रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला तो 80 TTA के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अमाउंट रहेगा मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 रुपये मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 10,000 रुपये 80 TTA के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सेविंग बैंक से यदि आपने इंटरेस्ट अर्न किया तो चार्ज, देखो अच्छा, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो सकती है, ठीक है, तो हो जाएगी तो आप लोग को मैं वीडियो बना के भेजता हूँ थोड़े टाइम में, ठीक है। सॉरी, आगे देखो यहाँ पे लिखा है बच्चा, नेक्स्ट सेक्शन होता है डिडक्शन का 80 TTB, थोड़ा थोड़ा बुढ़ा होना, ठीक है, बुढ़ा होना मतलब सीनियर सिटीजन, ठीक है। यदि आप थोड़े थोड़े बुढ़े हो गए हो मतलब सीनियर सिटीजन हो। अब ये सीनियर सिटीजन कौन होता है, जो एबो 60 ईयर्स होता है, जो 60 साल के ऊपर रहता है। यदि आप 60 साल से ऊपर हो तो आपको कंपलसरी में डिडक्शन आपको मिल जाता है, एक लमसम अमाउंट रहता है, ठीक है, वो रहता है आपको 50,000 रुपये। आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50,000 रुपये डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है, 50,000 रुपये। एक लास्ट बच्चा 80U, आप खुद हैंडीकैप हो, मतलब 80 यू मतलब आप खुद ही, मतलब जो 80 है वो हैंडीकैप है, ठीक है। तो ये याद रखना है 80U में सेल्फ हैंडीकैप, ठीक है, सेल्फ हैंडीकैप यदि है वो पर्सन तो सेम रूल है, अप टू 40% रहेगा तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 40% के ऊपर रहेगा 40 to 80% रहेगा 75,000 डिडक्शन मिलेगा, और 80% के ऊपर रहेगा तो 1,25,000 मिलेगा। तो यहाँ पर अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और डिडक्शन कवर होते हैं स्टूडेंट। तो अभी हम लोग इसके बाद सम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना मैंने सिखाया हर एक सम के अंदर मिक्स आता है, तो आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो बच्चा, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं फिर इसके बाद हम लोग सम सॉल्व करेंगे सैलरी विथ सबका मिक्स।